जय भीम दोस्तों। देश में दलित, शोषित, पीड़ित और बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने वाले सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में एक ऐतिहासिक बयान दिया जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर ने घोषणा की कि अब देश की सियासत में बहुजन समाज का राज स्थापित होगा। हमारा वोट हमारा हक के नारे के साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुजन समाज अपनी सियासी ताकत को संगठित कर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की बागडोर संभालेगा। यह ऐलान केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान के महत्व, इसकी सियासी और सामाजिक प्रासंगिकता और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर हम आज की इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस ऐलान ने न केवल सत्ताधारी और विपक्षी दलों को चुनौती दी है बल्कि यह भी संकेत दिया है कि भारतीय सियासत में एक नया युग शुरू होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। आप सबको सभी बातें आसानी से समझ में आएं, इसीलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें उनके समर्थक रावण के नाम से भी पुकारते हैं, भारतीय सियासत में एक नए और प्रभावशाली चेहरे के रूप में उभरे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जन्मे चंद्रशेखर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की। उनकी यात्रा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुई, जब उन्होंने दलित और बहुजन समाज के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। 2016 में उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना था। भीम आर्मी ने जल्द ही युवाओं, खासकर दलित समुदाय के बीच लोकप्रियता हासिल की। इस संगठन ने न केवल सामाजिक आंदोलनों को बल दिया बल्कि यह भी साबित किया कि युवा नेतृत्व सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रभावी हो सकता है। 2018 में सहारनपुर में दलितों के खिलाफ हिंसा के बाद चंद्रशेखर की गिरफ्तारी और बाद में उनकी रिहाई ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। उनकी निर्भीकता और अंबेडकरवादी विचारधारा ने उन्हें दलित और बहुजन समाज का प्रतीक बना दिया। 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम बाबा साहेब अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को श्रद्धांजलि देता है। इस पार्टी का वैचारिक आधार सामाजिक न्याय, समानता और शोषित वर्गों के सशक्तिकरण पर टिका है। चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज में गहरे बैठे जातिगत भेदभाव को खत्म करने और बहुजन समाज को उनका हक दिलाने के लिए काम करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से उनकी जीत ने उनकी सियासी ताकत को और मजबूत किया। यह सीट, जो उत्तर प्रदेश में दलित बहुल क्षेत्रों में से एक है, चंद्रशेखर के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। उनकी जीत ने यह संदेश दिया कि बहुजन समाज अब पारंपरिक दलों पर निर्भर रहने के बजाय अपने नेतृत्व को चुन रहा है। उनकी सियासी रणनीति में अंबेडकरवादी विचारधारा के साथ साथ आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया का उपयोग भी शामिल है। वह सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से सीधे संवाद करते हैं, जिससे उनकी पहुंच और प्रभाव बढ़ा है। उनकी आक्रामक और स्पष्टवादी शैली उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग करती है। जहां पारंपरिक नेता अक्सर सियासी समझौतों में उलझ जाते हैं, वहीं चंद्रशेखर अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। चंद्रशेखर का नेतृत्व केवल सियासी नहीं बल्कि सामाजिक भी है। वह न केवल संसद में बल्कि सड़कों पर भी बहुजन समाज के मुद्दों को उठाते हैं। उनकी रैलियां और सभाएं, जैसे कि 2024 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल रैली, ने यह दिखाया कि वह जनता के बीच गहरी पैठ बना चुके हैं। उनका यह ऐलान कि देश में बहुजनों का राज होगा, उनकी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
यह बयान न केवल उनकी सियासी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि वह बहुजन समाज को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। भारत की जनसंख्या में दलित, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग मिलकर एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16% और अनुसूचित जनजाति का 8% है, जबकि ओबीसी की हिस्सेदारी लगभग 40 से 50% अनुमानित है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि बहुजन समाज देश की सियासत में एक निर्णायक शक्ति है। फिर भी ऐतिहासिक रूप से इस समाज को सियासी नेतृत्व में वह हिस्सेदारी नहीं मिली जिसका वह हकदार है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित और शोषित वर्गों के लिए सियासी और सामाजिक जागरूकता की नींव रखी। उन्होंने संविधान के माध्यम से आरक्षण और समानता के अधिकार सुनिश्चित किए, जिसने बहुजन समाज को एक नई पहचान दी। बाद में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर इस समाज को सियासी मंच प्रदान किया। 1990 और 2000 के दशक में मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता हासिल की और दलित सियासत को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। हालांकि हाल के वर्षों में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव कम हुआ है, जिसने नए नेतृत्व के लिए जगह बनाई है। चंद्रशेखर आजाद इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एक नए युग के प्रतीक हैं। उनका दृष्टिकोण केवल वोट बैंक की सियासत तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। उनके अनुसार बहुजन समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के बिना सच्चा सशक्तिकरण संभव नहीं है। वह मानते हैं कि बहुजन समाज का सियासी नेतृत्व तभी प्रभावी होगा जब वह सामाजिक सुधारों के साथ मिलकर काम करे। वर्तमान में बहुजन वोट विभिन्न दलों में बटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व और विकास के नारे के सहारे कुछ दलित और ओबीसी वोटों को आकर्षित किया है, जबकि कांग्रेस और क्षेत्रीय दल जैसे समाजवादी पार्टी और आरजेडी भी इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर का मानना है कि ये दल बहुजन समाज के हितों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी इस खाई को भरने का प्रयास कर रही है। वह बहुजन समाज को एकजुट कर एक ऐसी सियासी शक्ति बनाना चाहते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को प्रभावित कर सके। चंद्रशेखर की रणनीति में सामाजिक आंदोलनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वह मानते हैं कि सियासत केवल संसद तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सड़कों पर भी लड़ी जानी चाहिए। उनकी रैलियां और प्रदर्शन, जैसे कि आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर आयोजित सभाएं, इस बात का प्रमाण है कि वह सियासत और सामाजिक आंदोलन को एक साथ जोड़ रहे हैं। यह दृष्टिकोण न केवल बहुजन समाज को एकजुट करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उनकी आवाज राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाए। चंद्रशेखर आजाद का देश में बहुजनों का राज्य होगा का ऐलान एक सियासी और सामाजिक क्रांति का आह्वान है। यह बयान 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आया, जब उनकी जीत ने यह साबित किया कि बहुजन समाज अब नए नेतृत्व की तलाश में है। यह ऐलान केवल एक नारा नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भारत का प्रतीक है जहां शोषित और वंचित वर्ग अपनी सियासी ताकत को पहचान रहे हैं। इस ऐलान का सबसे बड़ा सियासी प्रभाव बहुजन समाज पार्टी पर पड़ा है। मायावती, जो दशकों तक दलित सियासत की धुरी रही है, हाल के वर्षों में अपनी सियासी जमीन खोती जा रही है। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, जिसने यह सवाल उठाया कि क्या मायावती अब भी बहुजन समाज की एकमात्र आवाज है। चंद्रशेखर की युवा अपील और उनकी आक्रामक रणनीति ने उन्हें बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सीधी चुनौती बना दिया है। जहां मायावती की रणनीति गठबंधनों और सियासी समझौतों पर आधारित रही है, वहीं चंद्रशेखर ने स्वतंत्र और बेबाक सियासत का रास्ता चुना है। इस ऐलान का प्रभाव अन्य राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों पर भी पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुत्व और विकास के नारे पर सियासत करती है, को अब यह सोचना होगा कि वह बहुजन वोटों को कैसे अपने पक्ष में रख सकती है। चंद्रशेखर की अंबेडकरवादी विचारधारा
और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर उनका जोर भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व केंद्रित रणनीति के लिए चुनौती बन सकता है। इसी तरह कांग्रेस, जो विपक्षी एकता की बात करती है, को भी बहुजन समाज के मुद्दों को अधिक गंभीरता से लेना होगा। क्षेत्रीय दल जैसे समाजवादी पार्टी और आरजेडी, जो ओबीसी और दलित वोटों पर निर्भर हैं, भी चंद्रशेखर की एंट्री से सतर्क हो गए हैं। सामाजिक स्तर पर इस ऐलान ने बहुजन समाज में एक नया उत्साह पैदा किया है। खासकर युवा वर्ग, जो चंद्रशेखर को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है, इस बयान से प्रेरित हुआ है। उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ और सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में आने वाले संदेश इस बात का प्रमाण है कि वह बहुजन समाज की नई पीढ़ी को एकजुट कर रहे हैं। उनकी संसद में एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पर आधारित प्राइवेट बिल पेश करने की घोषणा ने यह दिखाया कि वह केवल सियासी लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यह बिल यदि पारित होता है तो भारत में जातीय भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह ऐलान 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है। चंद्रशेखर की पार्टी अभी भले ही नई हो, लेकिन उनकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और संगठनात्मक प्रयास यह संकेत देते हैं कि वह अगले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सियासत में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकते हैं। यह ऐलान न केवल सियासी दलों को चुनौती देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत की सियासत अब केवल वंशवाद और धनबल पर आधारित नहीं रहेगी। चंद्रशेखर आजाद के सामने राष्ट्रीय सियासत में अपनी जगह बनाने की कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है उनकी पार्टी का सीमित संगठनात्मक ढांचा। आजाद समाज पार्टी अभी एक नई पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए समय, संसाधन और कार्यकर्ताओं की जरूरत है। उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में उनकी मजबूत उपस्थिति है, लेकिन अन्य राज्यों में उनकी पार्टी का आधार अब भी कमजोर है। संगठन को मजबूत करने के लिए उन्हें स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करना होगा, जो एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बड़ी चुनौती है वित्तीय संसाधनों की कमी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के पास विशाल वित्तीय संसाधन और कॉरपोरेट समर्थन है, जबकि चंद्रशेखर की पार्टी को मुख्य रूप से जनता के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर धन की जरूरत होती है और यह कमी उनकी राह में बाधा बन सकती है। इसके अलावा गठबंधन की रणनीति भी उनके लिए एक चुनौती है। चंद्रशेखर ने पहले संकेत दिए हैं कि वह किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन करने के बजाय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना पसंद करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सियासत में गठबंधन की कमी उनकी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि यह वोटों के बंटवारे का कारण बन सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद चंद्रशेखर के पास कई अवसर भी हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी युवा अपील। वह न केवल दलित और बहुजन समाज के युवाओं को आकर्षित करते हैं, बल्कि अन्य वर्गों के प्रगतिशील युवाओं को भी अपनी ओर खींच रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया उपस्थिति और डिजिटल रणनीति उन्हें एक व्यापक मंच प्रदान करती है। वह ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर जनता से सीधे संवाद करते हैं, जिससे उनकी पहुंच बढ़ती है। दूसरा बड़ा अवसर है सामाजिक आंदोलनों और सियासत का उनका अनूठा मिश्रण। चंद्रशेखर केवल एक सियासी नेता नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनकी रैलियां, जैसे कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित सभा, न केवल सियासी मंच है, बल्कि सामाजिक जागरूकता के मंच भी हैं। वह आरक्षण, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को उठाकर जनता को जागरूक करते हैं। यह रणनीति उन्हें अन्य दलों से अलग करती है और उनके समर्थन आधार को मजबूत करती है। भविष्य में चंद्रशेखर की पार्टी के लिए कई संभावनाएं हैं। यदि वह अपने संगठन को मजबूत करने और वित्तीय संसाधनों को जुटाने में सफल होते हैं, तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण शक्ति बन सकती है। उनकी अंबेडकरवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें एक विश्वसनीय नेता बनाती है। साथ ही उनकी स्वतंत्र रणनीति और सियासी समझौतों से दूरी उन्हें उन मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाती है जो पारंपरिक दलों से निराश हैं।
चंद्रशेखर आजाद का यह ऐलान भारतीय सियासत में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। भारत की सियासत लंबे समय से वंशवाद, धनबल और जातिगत समीकरणों पर आधारित रही है, लेकिन चंद्रशेखर जैसे नेताओं का उदय यह दर्शाता है कि जनता अब नए नेतृत्व और नई विचारधारा की तलाश में है। उनकी अंबेडकरवादी विचारधारा और सामाजिक न्याय पर जोर सियासत को एक नई दिशा दे सकता है। चंद्रशेखर की रणनीति में सामाजिक आंदोलनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वह मानते हैं कि सियासत केवल संसद में नहीं बल्कि सड़कों पर भी लड़ी जानी चाहिए। उनकी रैलियां और प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि वह जनता के बीच गहरी पैठ बना रहे हैं। वह न केवल सियासी मुद्दों बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को भी उठाते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और रोजगार के अवसरों की मांग को बार बार उठाया है। यह दृष्टिकोण उन्हें एक सियासी नेता के साथ साथ एक सामाजिक सुधारक की छवि देता है। इस ऐलान का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुत्व और विकास के नारे पर सियासत करती है, को अब यह सोचना होगा कि वह बहुजन वोटों को कैसे अपने पक्ष में रख सकती है। चंद्रशेखर की विचारधारा और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के लिए चुनौती बन सकते हैं। इसी तरह कांग्रेस, जो विपक्षी एकता की बात करती है, को भी बहुजन समाज के मुद्दों को अधिक गंभीरता से लेना होगा। क्षेत्रीय दल जैसे समाजवादी पार्टी और आरजेडी, जो ओबीसी और दलित वोटों पर निर्भर हैं, भी चंद्रशेखर की एंट्री से सतर्क हो गए हैं। चंद्रशेखर का यह ऐलान केवल सियासी ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का भी आह्वान है। वह मानते हैं कि जब तक समाज में जातीय भेदभाव और आर्थिक असमानता खत्म नहीं होगी, तब तक सच्चा सशक्तिकरण संभव नहीं है। उनकी संसद में अनाहिलेशन ऑफ कास्ट बिल पेश करने की घोषणा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बिल यदि पारित होता है तो भारत में जातीय व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। निष्कर्षतः चंद्रशेखर आजाद का यह ऐलान भारतीय सियासत में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। उनकी अंबेडकरवादी विचारधारा, युवा नेतृत्व और सामाजिक आंदोलनों से जुड़ाव उन्हें एक सशक्त नेता बनाता है। यह ऐलान न केवल सियासी दलों को चुनौती देता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत की सियासत अब बदल रही है। चंद्रशेखर आजाद का देश में बहुजनों का राज्य का ऐलान एक सियासी और सामाजिक क्रांति का आह्वान है। यह न केवल बहुजन समाज को एकजुट करने का प्रयास है बल्कि यह भारतीय सियासत में एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी है। उनकी अंबेडकरवादी विचारधारा, युवा नेतृत्व और सामाजिक आंदोलनों से जुड़ाव उन्हें एक विश्वसनीय और प्रभावशाली नेता बनाता है। हालांकि उनके सामने संगठनात्मक और वित्तीय चुनौतियां हैं, लेकिन उनकी स्पष्ट दृष्टि और जनता से जुड़ने की क्षमता उन्हें राष्ट्रीय सियासत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला सकती है। क्या देश में सचमुच बहुजनों का राज होगा? यह समय बताएगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की यह हुंकार एक नई क्रांति की शुरुआत कर चुकी है। दोस्तों, चंद्रशेखर के बयान को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपने ओपिनियन को हम तक जरूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।